नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम ईएमआरएस एग्जाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ईएमआरएस के फॉर्म भर चुके हैं एंड अगेन ओपन भी हो गए थे। इसके बाद अब बात आती है क्या हमारी सिलेक्शन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम कब होगा, है ना। आपको एग्जाम कब होगा, इसके अंदर आप परीक्षा के पता नहीं कितने घंटे खराब कर देते हो पढ़ाई के। एग्जाम कब होगा, तो ईएमआरएस के एग्जाम मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है दिसंबर के अंदर होने की, और बाकी फिर जनवरी में तो हो ही जाएंगे। और दिसंबर के अंदर जो 4 संडे हैं उसके अंदर आपके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो अब हम इस सीमित समय के अंदर 2 महीने का आपके पास समय है, उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। देखो, ये आपके 2 पेपर होते हैं इसके अंदर। इसमें फर्स्ट पेपर में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये मतलब टीचिंग मेथड। आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। पेडागोजी, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जो नई शिक्षा नीति आई है भारत के अंदर। सामान्य इंग्लिश और सामान्य हिंदी, ये सारे आपके फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट हैं। इनके अंदर सभी बच्चे बराबर रहेंगे, सब्जेक्ट सबका अच्छा होता है, लेकिन ये पेपर सबका इक्वल है। इस पेपर में सबका ही ऐसा ही सेम हाल होता है। किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को आईसीटी नहीं आता है, किसी को पेडागोजी नहीं होती है। टीचिंग एप्टीट्यूड के व्यवहारिक सवाल आएंगे। तो इसमें आपसे जितना बन पड़ रहा है, वैसे तो देखो आजकल परीक्षाएं कंपटीशन ऐसे हैं कि एक सिंगल 1 क्वेश्चन से भी बच्चे रह जाते हैं, 0.1 से भी रह जाते हैं। तो पढ़ाई तो आपको पूरी करनी है। और फिर आपका मेन जो सिलेक्शन वाला होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। और अब मैं तो आपको स्पेशली बायो पढ़ाती हूँ, और बायो सब्जेक्ट जो आपको दिया है ना, वो कक्षा 11th और 12th है। ओनली और ओनली 11th और 12th एनसीईआरटी है वो भी। वैसे आजकल सब जगह एनसीईआरटी ही चलती है। एनसीईआरटी के अंदर भी संशोधन किया गया है इस साल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से कई सारे चैप्टर हटा दिए हैं, चैप्टर्स में से टॉपिक हटा दिए हैं, बच्चों के ऊपर से पढ़ाई का बर्डन कम कर दिया है। तो आपका सिलेबस 11th और 12th की बुक के अकॉर्डिंग एज इट इज है, सीक्वेंस भी चेंज नहीं हो रही है। अगर सेल के बाद में बायोमोलिक्यूल है ना, तो सिलेबस में भी सेल के बाद में बायोमोलिक्यूल ही लिख रहा है, उसके बाद में सेल डिवीजन है। तो आपको सीमित समय के अंदर इधर उधर ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें, और यही सारी चीजें बच्चों के परीक्षा के अंदर मात दे देती है। आपको फोकस ओनली और ओनली कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी पर करना है, और वो भी आपको न्यू एनसीईआरटी पर करना है जो 2023 के अंदर स्कूलों में चल रही है, क्योंकि सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जैसे कि 11th क्लास के अंदर सिलेबस में से फ्रॉग रखा है ओनली, जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स पढ़ते हो। पहले अर्थवर्म भी आता था, कॉकरोच भी आता था, लेकिन अभी ओनली फ्रॉग है। तो आपके सिलेबस में भी ओनली फ्रॉग लिखा हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आपको 11th और 12th की बुक पर फोकस करना है, न्यू बुक पर फोकस करना है सीमित समय। अब जो बच्चा 1-2 साल से बायो तैयार कर रहा है तो फिर उसको तो दिक्कत नहीं है। सीमित समय के अंदर आपको सीमित पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है। और दूसरी बात यह है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं साथ के साथ चैप्टर वाइज, क्योंकि जब आप चैप्टर को पढ़ते हो तो उसमें अननेसेसरी चीजें भी होती है। जब एग्जाम्स देने जाओगे तो उस समय वो अननेसेसरी चीजें पढ़ने का समय नहीं होता है, उस समय पिन पॉइंट चीजें चाहिए जो रिवाइज करने के लिए हो। तो आपको साथ के साथ चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं। नोट्स इस तरीके के हो कि लास्ट टाइम पे रिवाइज भी हो जाए, और उसके बाद में फिर थ्योरी पढ़ लोगे, शॉर्ट नोट्स बना लोगे, उसको मल्टीपल 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 रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद में फिर एट लास्ट बात आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं यूट्यूब पे करवा भी रही हूँ। यूट्यूब पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो आप पहले टॉपिक को पढ़ के आओ 11th की बुक में से, और फिर उसके बाद में 12th की बुक में से, और क्वेश्चन यहाँ पर आंसर दो तो आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और जो बच्चे अभी नए ही हैं, तो वैसे मेरे एप्लीकेशन पर इसका पेड बैच भी चल रहा है। आपको अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं अच्छा लगे तो आप खुद से भी 11th-12th पढ़ के तैयारी कर सकते हो। पूरी 11 और 12 में से सवाल आएंगे, बस ये फैक्ट है, आज लिख के रख लेना इस बात को। 11th और 12th की बुक में से एज इट इज क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और फिर इसके बाद में जब जब भी आपका शेड्यूल
सेट हो रहा है जिस भी अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर के जो भी सब्जेक्ट है इनको भी टाइम दे दो कि भाई इसकी 3 घंटे, इस पेपर को 4 घंटे। आपने जैसे 10 आवर स्टडी का टाइम टेबल बनाया है तो कम से कम 6 आवर्स आप अपने सब्जेक्ट को दो, ताकि जो अपना है वो तो 100% अपना ही हो जाए ना, और जो पराया है उसके ऊपर ही आप पीछे उसके ही लगे रहो तो पता चला सब्जेक्ट ही छूट गया। और 4 घंटे आप इसको दे दो, एक 4 घंटे के अंदर आप सब्जेक्ट डिवाइड कर लो कि भाई अभी तो हम ये 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये दोनों हो जाए तो फिर आप इनका नंबर ले लो। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल छोड़ना ही है, इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं होता है, बीच बीच में इनको थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 15 दिन का भी गैप दे दिया ना किसी भी सब्जेक्ट में तो आप भूल जाओगे, उसको धुंधला हो जाता है। तो इनको भी शॉर्ट नोट्स बना के बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। ऐसे आप अपने डे वाइज सेट कर लो। अब जनरल अवेयरनेस तो ये तो वेरिएबल सब्जेक्ट होता है, ये डायनेमिक सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस एग्जाम के 1 महीना पहले तक की करंट अफेयर्स आते हैं, एग्जाम के 1 महीना पहले तक देश दुनिया में क्या चल रहा है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम डेट जो आपकी फाइनल डिक्लेयर हो उससे कम से कम 20 से 25 दिन पहले तक का आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, फिर लास्ट के 20-25 दिन का नहीं पढ़ना होता है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो इसके अलावा फिर हम टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो उस पर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। थैंक यू।